पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों ने दावा किया है कि सितंबर में वो बहुत बड़ा इंकलाब लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये इंकलाब ऐसा इंकलाब होगा जो बांग्लादेश के इंकलाब को शर्मा देगा। सितंबर में पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और बांग्लादेश की जो सूरत हाल है, क्या उसे पाकिस्तान के साथ रिलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इस पर इमरान खान साहब की अब पॉलिसी क्या होगी ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और डिजिटल टेररिज्म के ऊपर स्टेट ने एक बहुत बड़ा काबू पाने का, बड़ा क्रैकडाउन करने का फ़ैसला कर लिया। अब ये कौन लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक गैर तस्दीक शुदा, गैर तहरीरी तौर पर एक मुआहदा हो गया है, और कल उस मुआहदे की एक पेशरफ सामने आई जिससे इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग के साथ मिल गई है, ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब हमें 28,000 नए सब्सक्राइबर्स चाहिए, और जब ये 28,000 सब्सक्राइबर्स हमें मिल जाएंगे तो हमारी तादाद 4 लाख हो जाएगी, और बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ से एक अच्छा इंप्रेशन हमारे पास आ रहा है, और मैं इस पे आपको अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ। और आपकी मज़ीद हमें फेवर, मज़ीद हमें सपोर्ट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। कुछ अर्से पहले एक वीडियो लगी पीटीआई के मीडिया पे जिस पे उन्होंने ये शो किया कि जी उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी शेख मुजीबुर रहमान के साथ। उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान के आज मुजस्मे को तोड़ रही थी उनकी अपनी आवाम। ये पूरी कहानी क्या थी ये भी हम आपको आगे चल के ज़रूर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल सितंबर में पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की लगता है कोशिश हो रही है। ये कोशिश क्या है? ये कोशिश पीटीआई की तरफ से हो रही है। आज उनका एक जलसा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। यकीन माने अगर आप वो सुनते तो आपको ऐसे लगता कि शायद पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे चौधरी साहब। सो अभी के जलसे की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। जो हमारी पिछली वीडियो थे उसमें मैंने जो खालिदा ज़िया है उनके वालिद को मैंने जनरल ज़ियाउल हक कह दिया था, जबकि वो जनरल ज़ियाउल हक नहीं है, वो जनरल ज़ियाउर रहमान है। और वो उनके वालिद भी नहीं थे, वो उनके खामद थे, और ये खालिदा ज़िया उनकी बेवा हैं। और जनरल ज़ियाउर रहमान जो थे वो उस ग्रुप के अंदर शामिल थे जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया था। और इसीलिए हसीना वाजिद खालिदा ज़िया के ख़िलाफ़ है, खालिदा ज़िया हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ हैं। और जनरल ज़ियाउर रहमान ने बाकायदा वहाँ पे एक पार्टी बनाई थी जिसे नेशनल बांग्लादेश पार्टी कहते हैं, और वो प्रेसिडेंट भी रहे थे और बांग्लादेश के। और फिर उन्हें चिटागांग में असैसिनेट कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद खालिदा ज़िया फिर सियासत के अंदर आई थी और वो एक बड़ी पार्टी उन्होंने बनाई। अब दो बड़ी पार्टीज़ हैं वहाँ पे, खालिदा ज़िया की पार्टी, दूसरी हसीना वाजिद की पार्टी है। अब खालिदा ज़िया की जो पार्टी है उसके जो वर्कर्स हैं वो जीत गए हैं, और हसीना वाजिद की पार्टी और उनके लोग जो वहाँ से फ़रार हो गए हैं। तो एक जो नज़रिया था बांग्लादेश के अंदर कि हसीना वाजिद का जो नज़रिया था, ये शेख मुजीबुर रहमान का जो नज़रिया था, वो अब 50 साल बाद वहाँ से पसपा हो गया और वो भाग के इंडिया चला गया। और उसके बाद जो दूसरा नज़रिया है जो प्रो पाकिस्तान था वो अब वहाँ पे जीतता हुआ नज़र आता है। तो मैं चाह रहा था कि जो मेरी गलती है उसकी आप इस्लाह कर लें, क्योंकि बाज़ू का स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने जनरल ज़ियाउल हक कितनी बार कहा हुआ है कि जनरल ज़ियाउर रहमान भी जनरल ज़ियाउल हक हो जाता है। ये एक। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। सवाबी के अंदर जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आपको पता ही है और हमने पहले वीलॉग्स भी किए कि बड़ा भरपूर जलसा होगा सवाबी के अंदर। तो आज बड़ा भरपूर जलसा था। उसकी वजह यह है कि सवाबी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, और गंडापुर साहब ने अपने तमाम MNAs और तमाम MPA से कहा था कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा काफ़िले लेकर सवाबी पहुँचना है। तो हर MPA जो था वो एक साइजेबल किस्म के लोगों को लेके वहाँ पहुँचा। फिर स्टेट की जो ताकत है, जो सूबे की जो पावर है, उसे भी वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। इसलिए आपको वहाँ पे ठीक ठाक हजूम नज़र आया और बड़ा जलसा था, और ये तवक्को थी कि जलसा वहाँ पे बड़ा होगा। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, और जब पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं तो वहाँ पे बलूचिस्तान के लोग भी आने चाहिए थे, वहाँ पे सिंध के लोग भी आने चाहिए थे, वहाँ पे पंजाब के लोग भी जाने चाहिए थे, वहाँ से आज़ाद कश्मीर के जो काफ़िले वो भी पहुँचने चाहिए थे, और गिलगित बल्तिस्तान से भी लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से ये जो जलसा है सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक महदूद होकर रह गया। पंजाब से काफ़िले नहीं गए, पंजाब से सिर्फ लीडर्स गए हैं, और जिन्होंने वहाँ पे बड़ी भरपूर तकरीरें की हैं, जिसमें हमाद अज़हर साहब शामिल हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब शामिल हैं, और वहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक किस्म के धुआंधार किस्म की तकरीरें की हैं।
लेकिन काफ़िले वो यहाँ से नहीं ले जा सके। आज़ाद कश्मीर से काफ़िले भी वहाँ पे नहीं पहुँच सके, बलूचिस्तान से बिल्कुल नहीं आए और कराची से भी बिल्कुल नहीं आए। वहाँ से कुछ तस्वीरें चली थी कि काफ़िले चले हैं कराची से, और लेकिन वो काफ़िले कहीं दरमियान में रह गए, वो खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं पहुँच सके। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से ये बात की जाती है तो कहते देखें जी उन्होंने रास्ते रोक लिए थे, जब रास्ते रोकेंगे तो काफ़िले कैसे जाएंगे। भाई इंकलाब जो होता है वो रोंद के और रुकावटों को तोड़ के पहुँचता होता है। अगर ये कैसा इंकलाब है जो पहले दरख्वास्त देता है कि जी हमें रास्ते दिए जाएं ताकि हम स्वाबी पहुँच सकें और वहाँ पर हम इमरान खान साहब की रिहाई का ऐलान कर सकें, तो ये मुमकिन नहीं होता। जब तादाद ही कम होगी तो फिर उसको पुलिस भी रोक लेगी, वहाँ पे फिर पटवारी भी डंडे मार के उनको भगा देंगे, या फिर प्रॉपर आपको गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी या उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये एक तो सिर्फ जलसा खैबर पख्तूनख्वा की हद तक महदूद था, ये पूरे पाकिस्तान का जलसा नहीं था, एक चीज़। दूसरा, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब ने वो तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने ये कहा कि जी मैं आने वाला हूँ अनकरीब, और मैं अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू में मैं इस्लामाबाद आऊँगा, और अगर किसी के बाप के अंदर भी हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाए, और किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकेगा, हम रेड जोन में जाएंगे। उससे बेहतर है कि हमें कोई जगह अलाट कर दें ताकि हम वहाँ पे जलसा कर सकें। इसमें कोई शक नहीं कि अगर जगह अलाट हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओपन किस्म का माहौल दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोग अच्छे जमा कर लेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है कि जब इस्टेब्लिशमेंट उनकी हमायत करे तो फिर जलसे बड़े ज़बरदस्त होते हैं इनके। और एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची के अंदर जलसा करने के लिए, इमरान खान साहब का कराची के अंदर जलसा करने के लिए जनरल फैज़ हमीद साहब ने अल्ताफ़ हुसैन को फ़ोन किया था, और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने लोग दिए थे, और वहाँ पे फिर मज़ार कायद के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था जिसके अंदर MKM के लोग थे, और इमरान खान साहब एक धुआंधार तकरीर करके वहाँ से वापस आ गए। एक वक्त ये भी था, लेकिन अब वो वक्त नहीं है। अब स्टेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दे रही और गवर्नमेंट भी नहीं दे रही, तो उसकी वजह से ज़ाहिर इनके सारे जलसे रुके हैं। ये जो धमकी लगाई है गंडापुर साहब ने, वो बस एक धमकी है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि अगर मैंने रेड लाइन क्रॉस की तो फिर मेरी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से चली जाएगी। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो गिर जाए और वो दोबारा बेरोज़गार हो जाएँ। तो वो चाहेंगे कि उनका इक़्तिदार जो है वो चलता रहे। और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी नहीं चाहते कि हमारा ये दौर भी ख़त्म हो जाए और हम कौमी असम्बली से भी फ़ारिग हो जाएं, हम सूबाई असम्बलियों से भी फ़ारिग हो जाएं, हम सेनेट से भी फ़ारिग हो जाएं। तो वो भी नहीं चाहते कि रेड लाइन क्रॉस की जाए। वो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान का दिल बदल जाए और वो हमारी हौसला अफजाई करें और कि आजा पुत्र कोई मसला नहीं, और उसके बाद फिर चल पड़ेंगे, उससे पहले नहीं। दूसरी बात ये जहन में रखें कि जैसे हमाद साहब ने कहा है कि मैं अब सामने आ गया हूँ। भाई सामने आ गए, 1.5 साल कहाँ थे आप, और अब सामने आने की क्या ज़रूरत है, स्वाबी में अंदर सामने आने की क्या ज़रूरत, लाहौर के अंदर सामने आएँ। और मियाँ असलम इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि जी मैं अब लीड करूँगा, दोनों लीड करेंगे। तो सबसे पहले तो उन्हें लाहौर के अंदर लीड करना चाहिए, उन्हें लाहौर में लाहौरियों को इकट्ठा करके एक जलसा करना चाहिए, फिर उसके बाद उन्हें स्वाबी आना चाहिए, इस्लामाबाद आना चाहिए। अब देखिएगा हमाद साहब जो हैं वो स्वाबी से निकलने के बाद फिर रुपोश हो जाएंगे, वो फिर आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। और साथ उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि अगर मुझे तशद्दुद करके मजबूर कर दिया गया कि पार्टी आप छोड़ दो तो आपने उस बात पे यकीन नहीं करना। ये क्या बात है भाई, आप ये कहोगे मर जाऊंगा लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, तो आप पहले ही लोगों को हवार कर रहे हैं कि मुझे जब धमकाया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा तो मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ, लिहाजा मैं छोड़ दूंगा लेकिन आपने यकीन नहीं करना। तो अजीब बचगाना सी बातें हैं सारी। तो एक पहली बात तो ये सितंबर में कुछ नहीं हो रहा, उसकी वजह सितंबर में भी इस्लामाबाद के अंदर गर्मी होती है और पार्टी बड़ी सेंसिटिव है, ये ज़्यादा देर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के शुरू में ये बाहर आना शुरू करेंगे अगर इन्होंने कोई जलसे जुलूस करने हुए। और उससे पहले इनकी पूरी कोशिश होगी कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो घर चले जाएँ, और अगर जस्टिस आमर फारूक साहब भी चले जाएँ तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात है। उससे पहले ये कुछ नहीं करने वाले। सितंबर में फिर ये दरख्वास्त देंगे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हम यहाँ पे जलसा करना चाहते हैं, हमें जगह अलाट कर दी जाए। इंतज़ामिया उसे रिजेक्ट कर देगी। फिर ये हाई कोर्ट्स में जाएंगे और वहाँ पे फिर उनको इजाज़त दे दी जाएगी किसी न किसी अदालत की तरफ से कि जलसा करें। फिर इंतज़ामिया उसको मनसूख कर देगी। फिर ये कहेंगे देखें जी ये हमारी तौहीन अदालत हो गई है, फिर ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे देंगे। तो सितंबर का महीना फिर इसी तरह गुजर जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई शख्स भी इमरान खान साहब की रिहाई नहीं चाहता। ये जहन में रखें, ये इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल मुखलिस नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान साहब बाहर आ गए तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब की भी कोई हैसियत नहीं है, जब सेनेटर्स हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं है।
फिर जो कौमी असम्बली के अंदर इनके अरकान बैठे हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं है, और फिर पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, जितने लोग इनके बैठे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आके वो पावर्स अपने हाथ में ले लें। ये जो अय्याशियाँ इस वक्त चल रही हैं, ये अय्याशियाँ इमरान खान साहब की रिहाई के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है। बस ये इसी टाइप के नारेबाजी होती रहेगी, इसी टाइप की बातें होती रहेंगी। इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, और ये भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं चलाएंगे। ठीक है नाज़रीन, अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान के माहौल को रिलेट करते हुए आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। शेख हसीना वाजिद जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, वो अब वहाँ पे वज़ीर आज़म थी और उन्होंने रिज़ाइन किया या उनसे रिज़ाइन ले लिया गया और वो भारत फराज हो चुकी हैं अभी तक। और नेक्स्ट जब तक ये खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, हो सकता है हमारी इस रिकॉर्डिंग के बाद वो लंदन भी रवाना हो जाएं। अभी तक की डिटेल्स उनके बारे में ये हैं, 300 प्लस स्टूडेंट्स ऑन रिकॉर्ड्स उनकी डेथ हो चुकी है। मे बी नंबर इससे बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो पाकिस्तान में चल रहा है, क्या दोनों में कोई मुमासलत है? पहली बात तो ये कोई मुमासलत नहीं है। बांग्लादेश का करैक्टर और पंजाब का करैक्टर और पाकिस्तान का करैक्टर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ज़हन में रखें कि बंगाली कितनी बड़ी कौम है, उसकी कुछ एविडेंस मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये है कि जो 1857 की जंग हुई थी, जंग आज़ादी, वो बंगाली रेजिमेंट से शुरू हुई थी। 34 बंगाली इन्फेंट्री रेजिमेंट थी, जिसका मंगल पांडे उसके अंदर सिपाही था और वो बंगाली था, और उसने सबसे पहले रिवोल्ट की थी। उसने कहा था ये जो कारतूस हैं इसको मैं अपने मुंह से नहीं खोलूँगा। उसकी वजह यह है कि ये चर्बी सूअर की चर्बी है और गाय की चर्बी है, लिहाजा मैं इस पे इनकार करता हूँ। और वहाँ से फिर वो सारा इंकलाब शुरू हुआ था, और उस वक्त उन्होंने सारे गोरों को मार दिया था जो जो उनको मिला था, असला लूट के उन्होंने। फिर उसके बाद जब हमारे इल्लामा इकबाल अभी बाकायदा उन्होंने शायरी शुरू की थी और आहिस्ता आहिस्ता जलसों के अंदर उनकी शायरी सुनाई जाने शुरू हुई थी और वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर मशहूर हो रहे थे। उस वक्त से पहले रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बंगाली, वो नोबेल प्राइज़ ले चुके थे वो शायरी में, और सब कॉन्टिनेंट का पहला नोबेल प्राइज़ उनको मिला था। इतना बड़ा उनका लिटरेचर है, उसको आप अंदाज़ा लगा लें। बंगालियों ने पूरी ज़िंदगी बांग्लादेश को बांग्लादेश का है, ख्वाह वो पाकिस्तान के साथ हों या फिर वो इंडिया के साथ हों, और देश जो होता है वो मुल्क होता है, और जो प्रो देश होता है वो सूबा होता है। तो उन्होंने कभी भी उसको प्रो देश नहीं कहा, उन्होंने उसको देश कहा है, और वो हज़ारों साल से उसको देश समझते हैं। उन्होंने कभी उसको प्रो देश या किसी और के साथ मिलने की एफर्ट नहीं की। दूसरा ये ज़हन में रखें कि मुग़लों के दौर से लेके, उससे पहले से दौर से भी लेके मुग़लों का दौर भी देख लें, जो मुग़ल सल्तनत थी वो भी बंगाल पे आके ख़त्म हो जाती थी। बंगाल उस दौर में भी इंडिपेंडेंट रहा था। फिर सिराजुद्दौला जो था वो इतना बड़ा, उसके पास इतनी बड़ी एम्पायर थी कि जब उसके ऊपर कब्ज़ा हुआ और सिराजुद्दौला को कत्ल किया गया, तो जो ख़जाना निकला वो ख़जाना मलका बरतानिया के ख़जाने से ज़्यादा था। यानी उस वक्त भी इतना खुशहाल था बंगाल। आप इसके साथ साथ ये देख लें कि सब कॉन्टिनेंट में दो बड़ी सियासी जमातें बनी थी, एक कांग्रेस बनी और दूसरी मुस्लिम लीग बनी। दोनों की दोनों बांग्लादेश के अंदर बनी थी, या मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर या बंगाल के अंदर बनी थी। दोनों बंगालियों ने बनाई थी। और इसके साथ जो वाइसराय के ऊपर, गाड़ी के ऊपर जो पहला हमला हुआ था, जो पहला बम फेंका गया था, वो बंगालियों ने फेंका था। और वो जो पाकिस्तान की करारदाद थी वो भी मौलवी फजल हक ने पेश की थी, जो बंगाली थे। तो ये जो बंगाली हैं वो पॉलिटिकली बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त वारियर हैं। वो किसी को अपने मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होने देते। यूनिटी उनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है, सादगी बेइंतहा है। बाशानी साहब थे ना, जब वो पाकिस्तान के अंदर थे तो वो कौमी असम्बली में वो स्लीपर पहन के आते थे, वो कैंची चप्पल पहन के आते थे, और किसी को ज़रूरत नहीं होती थी उनके साथ बात करने की। हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के साथ उनका ताल्लुक़ था, बंगाली लीडर थे वो। जब वो यहाँ से फ़ारग हुए प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो उन्होंने टैक्सी मंगवा के, अपना एक उनके पास ट्रंक था, वो टैक्सी की छत के ऊपर रखा उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस तरह रुखसत हुए। और जब रुखसत हुए तो उन्हें पता नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है, क्योंकि उनका कोई घर नहीं था। फिर वे अपने एक दोस्त के घर गए और वहाँ पे उन्होंने उसकी बैठक के अंदर अपना सामान रखा, और फिर वहाँ से दोबारा उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। बैरूत के अंदर फिर उनका इंतकाल हुआ था। तो बंगाली जो है ना, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। एक तो ये है कि यूनिटी बहुत ज़्यादा है, अपने मुल्क से मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं, पॉलिटिकली बड़े डेवलप लोग हैं, सादगी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से आप देख लें कि जो अभी बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ, उसमें फ़र्क बड़ी दिलचस्प बात है कि लोग लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मजाल है जो किसी बंदे ने अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी जो उसको नुकसान पहुंचाया। तो आप देख लें कि उन्होंने मसलन किसी GHQ के ऊपर हमला नहीं किया,
उन्होंने किसी शोहदा की जो यादगार है उसको डैमेज नहीं किया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हजूम ज़रूर दाखिल हुआ है, उन्होंने शीशे भी तोड़े हैं, लेकिन ये नहीं है कि पूरे प्राइम मिनिस्टर को आग लगा दी हो या उन्होंने कोई बिल्कुल मुकम्मल तौर पे उसको बराबर कर दिया जैसे कोर कमांडर हाउस के साथ हुआ लाहौर के। लोग प्राइम मिनिस्टर के पलंग के ऊपर जाकर लेटे रहे, वहाँ पे उन्होंने सेल्फीज़ बनाई, कुछ लोगों ने साड़ियाँ भी चोरी कर ली वहाँ से, कुछ लोगों ने जूते भी चोरी कर लिए, कुछ लोगों ने खाने का सामान भी निकाल लिया, लेकिन उसका वो हशर नहीं किया गया जो यहाँ पे कोर कमांडर हाउस का हुआ। तो ये एक फ़र्क आप देख लें। दूसरा, जब फ़ौज ने वहाँ पे मार्शल लगाया, कर्फ्यू लगाया और उसके बाद अबूरी गवर्नमेंट बनाने का उन्होंने ऐलान किया, तो लोगों ने सजदा शुक्र किया और उसके बाद चुप करके पूरा मन तौर पे वो मुंतशिर हो गए। और अब जो है वो अबूरी गवर्नमेंट को देखेंगे और उसके बाद फिर हिसाब लगाएंगे और दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ आएंगे। तो बांग्लादेश का जो करैक्टर है या बंगालियों को जो करैक्टर है वो हमारे करैक्टर से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। हम थोड़े से अजीबो-गरीब से कौम हैं। आप ये समझें कि बाज़ औक़ात तो हम मुनाफ़िक़त की हद तक चले जाते हैं, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दूसरा ये है कि हमारे अंदर कोई हिरस है और कोई अजीबो-गरीब सी हिरस है कि जो चीज़ चलती हुई नज़र आए उसको आग लगा दें, उसको तोड़ दें, जो खूबसूरत चीज़ नज़र आए उसको डैमेज करते हैं। लोगों की गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, भाई उस गाड़ी का क्या कसूर है। या जो मेट्रो स्टेशन है उसको तबाह कर दिया जाता है, भाई मेट्रो स्टेशन आपका है, आपने उसको चलाना है। अस्पतालों के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, एम्बुलेंसेस को डैमेज कर दिया जाता है, पुलिस गाड़ियों को चला दिया जाता है। भाई ये पुलिस की गाड़ियाँ आपकी, एम्बुलेंसेस आपकी हैं, अस्पताल में आपका इलाज होना है। स्कूलों और कॉलेजों को आग लगा दी जाती है। तो हमारा रवैया जो है ना बहुत ही वाहियात है, ये ज़हन में रखें। लिहाजा ये जो हमारा ख़्याल है ना कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह इनकलाब आ जाएगा और वो इनकलाब भी फ़ौज के ख़िलाफ़ आ जाएगा, तो ये हमारी गलतफ़हमी है। क्योंकि सब लोग फ़ौज के पॉलिटिकल करैक्टर के ख़िलाफ़ हैं। मैं खुद फ़ौज के पॉलिटिकल करैक्टर के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जो फ़ौज का वजूद है उसके ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स नहीं है। कोई शख्स नहीं चाहेगा कि फ़ौज मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। इवन इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि मैं फ़ौज की इज़्ज़त करता हूँ, मेरा सिर्फ कुछ लोगों के साथ इख्तिलाफ़ है। और ये एक हकीकत है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह ये फ़ौज पाकिस्तान की बका की ज़मानत है। अगर फ़ौज नहीं होगी तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये मुल्क फ़ौज के बगैर बच नहीं सकता और डेमोक्रेसी के बगैर चल नहीं सकता। तो आपने इन दोनों को बहरहाल एक दूसरे के साथ मिला के चलाना है। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को गलतफ़हमी है कि वो पब्लिक को इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद वो यहाँ पे GHQ के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस को तो वो समझते ही नहीं ना, गवर्नमेंट तो उनका मकसद ही नहीं है, उनका मकसद ही अफवाज पाकिस्तान है। और वो छावनियों के ऊपर काबज़ हो जाएंगे, टैंकों के ऊपर चढ़ जाएंगे और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगी और फिर इमरान खान साहब बच जाएंगे, वही आर्मी चीफ़ होंगे, वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, वही प्राइम मिनिस्टर होंगे, वही प्रेसिडेंट होंगे, सब कुछ ही वो होंगे। ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का ये ख्वाब पूरा हो सकता है। तो करैक्टर का फ़र्क है और एनवायरनमेंट का फ़र्क है, सूरत हाल का भी बड़ा फ़र्क है। और इमरान खान साहब ने अगर ये 9 मई का वाक़या उनके ऊपर मत्थे ना लगता या उन्होंने ये गलती ना की होती तो शायद आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। वो लोग भी जिन्होंने ये हमला किया था उनके घर वाले भी उनको सपोर्ट आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। लोग पाकिस्तान की फ़ौज के सियासी किरदार के मुखालिफ हैं, लेकिन उससे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फ़ौज पाकिस्तान को ख़त्म करके पाकिस्तान को एक ऐसी आग में धकेल दें जिसका कोई एंड ही ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, डिजिटल मीडिया के हवाले से क्रैकडाउन जारी है जी स्टेट का, इसके ऊपर शदीद किस्म का, कौन पकड़ा जा रहा है, किसके खिलाफ ये क्रैकडाउन हो रहा है, किसको सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है, ये जानते हैं। इसमें बड़ा मुख्तसर सा जवाब है कि डिजिटल टेररिज्म जो है वो अब मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान उसको अफोर्ड कर सकती है। लिहाजा लोगों को बाकायदा पकड़ा जा रहा है, लोगों को बाकायदा पकड़ा जाएगा। अब सबका डाटा क्रिएट हो चुका है। कुछ 14-15 हज़ार लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, उन सब को बाकायदा ट्रैक डाउन कर लिया गया है और जो बाहर से उनको सपोर्ट मिल रही है वहाँ पे भी। और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के अंदर भी बहुत कुछ करना चाहती है। सऊदी अरेबिया, UAE है और इसके साथ साथ यूरोप के मुल्क हैं, फिर अमेरिका है, फिर कनाडा है। तो वहाँ पे उन गवर्नमेंट्स को लिखना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और वहाँ उनके साथ मिल के कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेंगे, मेरा ख़्याल है अब इतनी आसानी से उनकी जान नहीं छूटेगी। और अगर उनकी छूट भी जाए तो उनकी फैमिलीज़ तो यहीं पे है ना जी। तो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर जब केस बनेंगे, जब उनसे पूछा जाएगा जनाब आपका भाई क्या कर रहा है, तो ज़रा पूछें तो सही उससे, तो फिर मेरा ख़्याल है उन सब के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। ये 2-3 महीने का फिनामिना है। 2-3 महीनों में आप देखिएगा जो डिजिटल टेररिज्म है ऐसी ख़त्म होगी और ये जो सोशल मीडिया है उनको ऐसी लगाम डाली जाएगी कि मामला बड़ा फिट हो जाएगा
और ये जो मुसलसल बयानियाँ बनाया जा रहा है ना, ये 2-3 महीने की गेम है, इससे ज़्यादा की फ़र्क नहीं है। ठीक है, अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। पीएमएल और पीटीआई का इत्तेहाद होने जा रहा है। हंसीएगा ना सुन के, हम आपको हकीकतन ये स्टोरी बताने जा रहे हैं कि एक ऐसा मामला है, ये कुछ मामलात ऐसे हैं जिस पे ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। पूरी स्टोरी जानिए। अब देखिए, कल बड़ा अच्छा वाक़या हुआ वैसे, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फलाह इसी के अंदर है कि अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो सेनेटर हैं, और जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सेनेटर बड़ी ज़्यादा तादाद में हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर जो पीटीआई है, उन सब ने मिल के फ़ैसला किया कि क्योंकि 5 अगस्त है, और उस 5 अगस्त को आपको याद होगा कि इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया था कश्मीर के ऊपर। इस पे कोई डिवाइडेड ओपिनियन नहीं आना चाहिए, सब लोगों को मिल के इसके ऊपर एक करारदाद पास करनी चाहिए और बात करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अली ज़फ़र साहब से रिक्वेस्ट की कि आप एक करारदाद तैयार करें और आप पेश करें। तो फिर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक करारदाद आई, और उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी वही था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था। तो ये बड़ा अच्छा वाक़या है एक, और ये साबित करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई सेंस प्रवेल कर रही है, और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि जब ये इश्यूज़ होंगे तो उस पर हमारा मौक़िफ़ स्टेट का मौक़िफ़ होगा, पार्टी मौक़िफ़ नहीं होगा। बाकी जो लोग हैं वो इख्तलाफ करते रहें, लेकिन सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर जो कौमी मामलात हैं उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं होगा। तो एक से एडजस्टमेंट जो है या एक सेटलमेंट जो है वो इनकी आपस में हो गई हुई है, जो तहरीरी नहीं है और अनाउंस नहीं की जा रही, लेकिन वो सबको नज़र आ रही है, और आने वाले दिनों में ये ज़्यादा नज़र आएगी। तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, कहीं ना कहीं मामला सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 रह गई, एक वो तहरीक इंसाफ है जो कौमी असम्बली के अंदर है और सेनेट के अंदर है, और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो है जो सोशल मीडिया के ऊपर है, और वो है जो कह रही है कि फॉर्म 47 की वजह से हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुंच सके, वो पार्लियामेंट के बाहर हैं। इन दोनों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर हैं और जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं उनका मौक़िफ़ बड़ा फ़र्क आ रहा है, और अनकरीब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के कोई ना कोई एडजस्टमेंट भी अनाउंस कर देंगे, और उस एडजस्टमेंट के साथ पाकिस्तान बहुत प्रोग्रेस करेगा। लेकिन इस पे इमरान खान साहब खुश नहीं है, याद रखिएगा। खुश नहीं है, लेकिन ये कम अज़ कम पाकिस्तान की अच्छाई के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं जी अपने सवाल की तरफ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत प्यार वाले सवाल आपके आते हैं। हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर पाएँ। आज हमने जी 2 सवाल शामिल किए। पहला सवाल तो चौधरी साहब अहमद उस्मानी साहब ने लाहौर से किया है। सवाल से ज़्यादा ये इनविटेशन है। उन्होंने कहा जी मुझे और आपको कि आप लाहौर आएँ, मेरी तरफ से समोसों की। अच्छा ठीक है, उस्मानी साहब तैयार करें, इंशाल्लाह ताला मुलाकात हो रही है। बल्कि अगर आप इस्लामाबाद आ सकें तो समोसे साथ लेके आइएगा। ठीक है, अब हमारा जी सवाल मकसूद खोखर साहब ने किया जी। मकसूदुल हक खोखर साहब हैं, क्या मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और क्या इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करने से मुल्क क्राइसिस से निकल जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगी। को पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि किसी गवर्नमेंट ने भी मुद्दत पूरी नहीं की, लेकिन ये कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये गलत फहमी है कि वो जल्दी इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छाई ये पैदा हुई कि आप देख लें पिछली 4 असम्बलियाँ उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो इस बार भी ये मुद्दत पूरी ज़रूर करेगी। और कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो दरमियान में चली जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ले, क्योंकि एक फार्मूला ये भी गर्दिश कर रहा था कि दोनों के दरमियान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है 2.5 साल का। 2.5 साल ये प्राइम मिनिस्टर और 2.5 साल उनका प्राइम मिनिस्टर। तो हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उन्हें इक़्तिदार में आ जाए, लेकिन सरेदस्त ये असम्बली जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नमेंट हो सकती है अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। ठीक है, और क्राइसिस से निकाल पाएगी? क्राइसिस से देखें, जब तक यूनिटी नहीं होती, सारी पार्टीज इकट्ठी नहीं होती, उस वक्त तक ये क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब को टेबल पे आना पड़ेगा। आज नहीं आते, 6 महीने बाद सही या 1 साल बाद सही, बहरहाल आप इमरान खान को टेबल पे बैठा हुआ देखेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर्स अपने ज़हन में रखने हैं। आपकी प्यार मोहब्बत, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन की ज़रूरत आपसे रहेगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।